बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मलिक इरफान अहमद। आज हम अपने फर्स्ट ईयर बुक 1 का दूसरा लेसन क्लियरिंग इन द स्काई की तरफ चलेंगे और ये लिखा हुआ है जैसे स्टार्ट का लिखा हुआ ये लेसन। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसकी देखते हैं कि क्लियरिंग इन द स्काई। अब सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं। क्लियरिंग ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ लगा हुआ है आईएनजी। अब ये जो साथ आईएनजी लगा हुआ है ये हमें शायद इशारा कर रहा है कि शायद ये वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। हमारे पास ये जो क्लियरिंग है, हम यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये क्लियरिंग जो इस्तेमाल किया गया है ये एज अ जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की पहली फॉर्म, साथ आईएनजी लगा हो और आपने उस सेंटेंस के में उसको एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। अब ये हमारे पास एक फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ के इसको हम जेरेंड फ्रेज़ बोल सकते हैं। और इस फ्रेज़ में एक और फ्रेज़ है जो कि है इन द स्काई। अब ये जो इन द स्काई है बेसिकली ये क्या है? ये प्रेपोजिशन फ्रेज़ है और जैसे हमें पता है कि प्रेपोजिशन फ्रेज़ इसकी बेस फॉर्म है, ये इसकी बेस फॉर्म है, इसका फंक्शन यहाँ पर कुछ और होगा। चूँकि क्लियरिंग लिखा हुआ है इससे पहले, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, हम ये इसके मीनिंग में चूँकि इजाफा कर रहा है तो क्लियरिंग कैसे यूज़ किया गया है? एज अ जेरेंड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये नाउन हुआ, तो ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है। अगर ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है तो इट मीन हम इसको कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अब हम इसको अगर हम इसको बनाना चाहते हैं कि ये सेंटेंस हो तो हम इसको इलेक्ट्रिकल सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज क्लियरिंग इन द स्काई। शायद राइटर जो था वो यही कुछ लिखना चाहता था, उसने स्किप क्या किया? इट इज़ किया। टाइटल है, बहुत सारी चीज़ें टाइटल में हम स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं और उन्हीं चीज़ों को मायने नहीं रखते, लिहाजा उसने शायद। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इज़ लगा हुआ है। इज़ के बाद ये एक जेरेंड के तौर पर साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। चूँकि हमें पता है कि इज़ यहाँ पर किसके तौर पर काम कर रहा है? इज़ यहाँ पर काम कर रहा है एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पर। और लिंकिंग वर्ब के तौर पर अगर इस्तेमाल किया गया है तो हमें पता है इसके बाद नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई फ्रेज आ सकती है। तो हम इसको इलेक्ट्रिकल सेंटेंस बना के भी हम इसको लिख सकते हैं कि शायद ये इलेक्ट्रिकल सेंटेंस है। अब हमने करनी है इसकी ट्रांसलेशन। हमें पता हो कि ये ट्रांसलेशन में क्या है। हम कहते हैं क्लियरिंग का मीनिंग हम कंसीडर करते हैं क्लियरिंग सफाई। चूँकि हमने इसको जेरेंड बनाया हुआ है तो ये सफाई होगा। साफ करने से, क्लियर मीन साफ करना होता है ना, तो हमने इससे जेरेंड बनाया तो ये क्या बन गया? सफाई बन गया, इन द स्काई। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि आसमान में सफाई, तो ऐसा नहीं होगा, आसमान में सफाई नहीं। हम इसका यहाँ पर जो मीनिंग लेंगे वो मीनिंग हम उसका लेंगे एक एज ए कि किसी ऊंची जगह पर। इन द स्काई का मतलब किसी ऊंची जगह पर, यानी कोई फलक शगाफ कोई जगह होगी जो बहुत ऊंची है, वहाँ पर कोई साफ की हुई जगह होगी। अब ये बेसिकली ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन हम इस शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हमें जो कैरेक्टर्स नज़र आएंगे वो कैरेक्टर्स हमें दो ही नज़र आएंगे। पहला जो हमारे पास कैरेक्टर होगा वो एक जेस का किरदार है। दूसरा जो किरदार यहाँ पर होगा वो किसका होगा? जेस फादर का किरदार होगा। लेकिन ये जेस फादर का किरदार यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस लेसन के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसमें से हम डायलॉग कोई नहीं सुनेंगे। जब हम इसमें से कोई डायलॉग नहीं सुनेंगे तो फिर ये स्टोरी होगी कैसे? ये डायलॉग हमेशा यही बोलेगा जो जेस होगा। ये फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ लेसन है जिसमें आई और वी का वर्ड और यू का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट है, एक वाकया है जो जेस के साथ हुआ।
और जेस ने उस वाक्य को लिखा और हमें डिस्क्राइब किया कि ये उसके साथ हुआ क्या है। ये दोनों एक दो बाप बेटा है, इन्हीं की एक स्टोरी है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली लाइन है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं तो पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है। दिस इज द वे जेस। अब जेस जो था एक नाउन था, उसका नाम पुकारा उसने, वे के बाद कॉमा लगा हुआ है और फिर जेस के बाद भी कॉमा लगा हुआ है उसके नाम के लिए बाद। ये रास्ता है जेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। अब यहां एक वर्ड यूज हुआ अक्रॉस। अक्रॉस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सपोज ये हमारे पास एक वे है जहां पर ये यूज किया गया है, ये एक वे है। अगर हम इसको यूं यूटिलाइज्ड करते हैं यानी उसमें से होते हुए, तो अब हम यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो क्या करेंगे? अक्रॉस करेंगे। यानी उसका बाप आगे जा रहा था, पीछे उसके जेस था, तो उसने अपनी छड़ी के साथ नीचे वादी में उसने अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए उसे बताया दिस इज द वे जेस। अब जब हम किसी चीज के साथ इस तरह इशारा करते हैं तो दूसरी सिम्मत के लिए भी हम अक्रॉस जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए उसने लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जिसको तुमने कई सालों से नहीं देखा। अब यहां पर यू से पहले कंजंक्शन आना था, दैट, वो नहीं लिखा है, लेफ्ट किया हुआ है। अब हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हम पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको जहाँ ज़रूरी होगा मैं आपको बताता जाऊँगा। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। अब देखें यू हैव नॉट सीन, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट इसका पीछे है समथिंग, वो जो उसने लिखा हुआ है समथिंग वो पीछे है, समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। अब हमारी जो बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली है वो क्या है? यहाँ पर फॉर है। फॉर और सिंस का इस्तेमाल हमने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि फॉर और सिंस का हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम उसमें फॉर और सिंस का यूज करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो क्या लगा हुआ है? हैव लगा हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, हम इसका इस तरह, मैं आपको बड़े आसान सी लैंग्वेज में बता देता हूं कि हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर और सिंस का, जब कोई काम माजी में हो चुका हो और उसका असर आप पर अभी तक बाकी हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं, यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, द सन हैज राइजन फॉर 3 hours। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, ये यहाँ मैंने यूटिलाइज्ड किया, यहाँ भी मैंने क्या लिखा है? द सन हैज राइजन, हैज यूटिलाइज्ड किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? फॉर लिखा है। यानी 3 घंटे पहले सूरज निकला था, माजी में ये काम पूरा हुआ था, लेकिन माजी में चूंकि ये काम पूरा हो चुका है, उसका असर अभी तक बाकी था, तो लिहाजा मैंने उसके लिए फॉर और सिंस जो है वो इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होता, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता। हम इसको मोस्टली केसेस में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम 12 टेंस के अंदर हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक खास सिचुएशन हमें ज़रूरत होती है। अब जहाँ कहीं इसको अगर आपने यू हैव टू डिस्क्राइब पीरियड आपने बताना है, और आप पीरियड जो बता रहे हैं, जो आप पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, उसके लिए आप कोई भी टेंस इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इसको कहते हैं, वो कहते हैं कि तुमने इसे कई सालों से नहीं देखा, यानी वो जो पिछले सालों का असर है नहीं देखा हुआ, वो एग्जिस्ट करता था, अभी तक भी उसका असर बाकी था। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बात सडन उसके मुंह से निकली है। इजंट टू हार्ड फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है, क्या ये आपके लिए पैदल चलने के लिए ज़्यादा गर्मी नहीं है? अब यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक और ग्रामेटिकल रूल आया, टू हॉट
फॉर यू टू डू। अब देखें यहां क्या है, टू और फिर उसके साथ टू का वर्ड, टू प्लस एडजेक्टिव होता है और फिर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, टू के बाद क्या है, हॉट है, और फिर टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसी चीज की एक्सट्रीम को देने के लिए, जब हम एक्सट्रीम दिखाना चाहते हैं तो हम उसको लिखेंगे। और बेसिकली चूंकि एक्सट्रीम बता रहा है तो ये इसके मीनिंग किस में कंसीडर हो जाते हैं, नेगेटिव में हो जाते हैं। हाँ जी, आई वाइप्ड, मैंने विप साफ किए, द स्टीम्स, बूंदे, ऑफ स्वेट, पसीने की, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम फ्रॉम स्टेनिंग माई आईज। स्टेनिंग को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना कर सकें। वो गर्मी थी, चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो पसीना उन्हें आ रहा था, उसके माथे पे पसीना था, तो पसीने में चूंकि नमकियात होती हैं, लिहाजा उसने अपने माथे से वो पसीना अपनी आंखों से, यहाँ से पसीना साफ कर लिया कि वो उसकी आंखों में गिरेंगे तो उस नमकियात की वजह से उसकी आंखों को तकलीफ ना हो। जो फर्स्ट टू लाइनें हमने पढ़ी हैं, दैट वर इम्पोर्टेंट फॉर द पंक्चुएशन। आई डिडंट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग, मैंने अभी अभी चलना ख़त्म किया था। हाफ माइल, मैं अभी अभी आधा मील चल के आया था। अप हिल, ऊपर पहाड़ी पर, फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से लेकर उसके घर तक। फ्रॉम माई होम टू हिज, आगे उसने फुल स्टॉप लगाया है। यहां उसने हिज होम लिखना था आगे या हिज हाउस लिखना था, वो उसने यहां इलेप्ट कर दिया। हम अकेला ऐसे जब एक चीज को मेंशन कर रहे हैं तो हम उस हालत को, चूंकि यहां पर होम लिखा हुआ है, हम इसने इसको रिप्यूट नहीं किया और इसने इसको छोड़ दिया। आई हैड कैरीड, मैं लाया था, अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मोम, मैं माँ की तरफ से उसके लिए खानों की एक टोकरी लाया था। देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलन थी, इन द रोड, सड़क पर, एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, ये साए में 97 दर्जे था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टर के पास जा चुके थे। यहाँ देखें, एक लफ्ज़ है हमारे पास अनटिल और एक लफ्ज़ है हमारे पास अनलेस, 2 वर्ड्स हैं। इन दोनों लफ्ज़ों के बाद हम नो यूज़ ऑफ नॉट, हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें ये जो अन है और इसमें ये जो अन है, ये दोनों जो है वो मीनिंग किसका देते हैं? नॉट का मीनिंग देते हैं। अगर हमने इनके बाद नॉट लिख लिया तो वो नॉट और इसका ये नेगेटिव कंसेप्ट दैट विल बिकम पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस को फिर हम पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे। अनटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद जो हैं वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा चुके थे। हाँ जी, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें कहा था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, कि वो शहर के ब्लॉक तक भी पैदल चल के नहीं जाएगा। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद से कहा टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, कि घर जाने के लिए भी वो टैक्सी ले ले। यहाँ तक आई डिडंट वांट टू गो विद हिम से लेके यहाँ तक होम तक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फॉर ट्रांसलेशन, आप इसको अंडरलाइन कर लें। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स, लेकिन मेरा वालिद 5 मील चल के गया। अक्रॉस द माउंटेन, फिर अक्रॉस आ गया जब हमने यहाँ पर पढ़ा था, यानी उसमें से ऐसे क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ गया माउंटेन। एंड टोल्ड मोम, और माँ से जाके बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, जो कुछ डॉक्टरों ने कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले,
अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उसे यही कुछ ही कहा था। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। रेज का मतलब यहाँ पर होता है उगाना, लेकिन यहाँ उगाना नहीं है, यहाँ का मतलब है परवरिश करना, पालना। लेकिन उसे 5 बच्चों के ख़ानदान को पालना था, उनकी परवरिश करनी थी। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स, उसने उन सालों में उतनी ज़्यादा मेहनत की थी एज एनी मैन, जितना कभी कोई शख्स कर सकता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? एज और एज के साथ। अगर आप सेंटेंस को देखें, ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी। एक कंपैरिजन हमारे पास एज और एज के साथ होता है, एक कंपैरिजन हमारे पास सो और एज के साथ होता है। एज और एज हम पॉजिटिव में भी यूज़ करते हैं, एज और एज हम नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं, लेकिन सो एज अमूमन हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उससे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुका था। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो काम करने के लिए अपना जहन बना लेता है, ही वुड डू इट, वो इसे करता है। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर उसे रेंगना ही क्यों ना पड़ जाए, अगर उसे सख्त मेहनत ही क्यों ना करनी पड़ जाए। यहाँ देखते हैं हैड टू यहाँ लगा हुआ है, और इसके बाद क्या लगा हुआ है? इसके बाद लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब हम इसी तरह इसको बहुत सारों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हैज़ टू कर सकते हैं, हम हैव टू कर सकते हैं, हम एम टू कर सकते हैं, हम आर टू कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे कंडीशन यही होगी, जब आप किसी के साथ इस तरह यूटिलाइज्ड करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? फ़र्ज़ बन जाता है, कंपल्सरी बन जाता है, लाजमी बन जाता है। हर सूरत में हमें ये करना पड़ता है। ही डिडंट केयर, उसने बिल्कुल परवाह ना की। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, कि ये साए में 97 दर्जे था, आर 16 बिलो ज़ीरो, या 0 से 16 दर्जे नीचे था। आई वेप्ट मोर स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने और अपने चेहरे से पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ, जब मैं एक छोटे से रास्ते पर उसके पीछे चला। बिटवीन द पास्चर एंड मेडो, उस चरागा और सब्जाजार के दरमियान। यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ आ गया पास्चर और एक लफ्ज़ आ गया मेडो। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को देखते हैं तो इसका मतलब हम क्या कह लेते हैं? इसका मतलब हम लेते हैं चरागा, इसका मतलब हम क्या लेते हैं? सब्ज़ाज़ार। क्या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं? जी, दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अमूमन हम कंसीडर करते हैं पास्चर को किसके लिए? गॉड मेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेडो को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मैन मेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ऐसी जगह जहाँ अलाउ ना हो, यानी मेरे घर में कोई अगर बाग है, बगीचा है, तो मैंने वहाँ को पौधे उगाए हुए हैं, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा कि वहाँ पर जानवर जो हैं वो चारा आके चरें और खाएं। और जो एक गॉड मेड होता है, जैसे चरागाहें होती हैं, पुराने में होता था कि चरागाहें जो हैं वो खेतों में छोड़ी जाती थी जानवरों के चरने के लिए। तो वो जहाँ चल रहे थे उसके एक तरफ तो उनकी फसलें थी, जहाँ पर उन्होंने जो थी मुख्तलिफ फसलें काश्त की हुई थी, उसको हम सब्ज़ाज़ार कह लेंगे। दूसरी तरफ जो था वो पास्चर के लिए कुछ जगह जो थी चरागाह के लिए उसने छोड़ी हुई थी। ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, हम इसको भी नोटिफाई कर लेंगे। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, वो सब्ज़ाज़ार के किनारे पर रुका। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा, और उसने एल्फाल्फा मुट्ठी भर के काटा। ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन, उसने इसे अपने और सूरज के दरमियान रख लिया। एल्फाल्फा क्या है? ये एक जड़ी बूटी है जो मोस्टली जंगलों पर होती है, वो वहाँ पर मौजूद थी। इसके पत्ते ज़रा बड़े होते हैं, घने होते हैं, तो इसने ना नीचे से ऐसे मुट्ठी भर के इसको काटा, और चूँकि गर्मी थी तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए इसने वहाँ पर दरमियान में रख लिया। ही हेल्ड इट बिटवीन हिम एंड द सन। लुक एट दिस जेस, इसको देखो। ही ब्रैग्ड का मतलब होता है शेखी बखेरना, फ़ख्र से कुछ कहना, उसने शेखी बखेरी। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर उगी हुई अल्फाल्फा देखी है? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस,
ये सबसे बेहतरीन नज़र आने वाली एल्फाल्फा है जो मैंने देखी है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर्स बॉटम, और मैंने लिटिल सैंडी बॉटम में भी इससे बेहतर जो एल्फाल्फा थी वो नहीं दिखी थी। बस आज के लिए बेटा इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।